गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अदर बैंकिंग सर्विस के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने कुछ दिन पहले जो वीडियो बनाया था उसमें आपने बैंकिंग अकाउंट्स के बारे में सुना था, पढ़ा था कि कौन कौन से अकाउंट्स बैंक में जो है जनरली हम ओपन करा सकते हैं। 5 टाइप्स के अकाउंट्स बताए थे हमने आपको: फिक्स्ड डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, करेंट डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट एंड मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट। तो इस तरीके से 5 टाइप्स के हमने अकाउंट, वो भी बैंकिंग सर्विस ही थी जो कि बैंक के फंक्शंस के अंतर्गत आती हैं। ये भी कुछ अदर बैंकिंग सर्विस हैं जो बैंक अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। पहला टर्म लोन। इसमें पहली सर्विस है टर्म लोन। टर्म लोन दिया क्यों जाता है बच्चों? तो टर्म लोन जनरली बैंक अपने कस्टमर को प्रोवाइड कराती है कुछ जो है इनकम प्रोड्यूसिंग जो एसेट्स होती हैं उनको एक्वायर करने के लिए, उनको खरीदने के लिए। तो इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स कौन सी होती हैं? जैसे कि मशीनरी है, कार है, बिल्डिंग है, लैंड है, जिससे कि उसको अपने बिजनेस की अर्निंग करनी है और उसी अर्निंग में से उसको जो है पेमेंट भी करना है इंस्टॉलमेंट को, टर्म लोन का। तो जनरली जो बैंक प्रोवाइड करती है टर्म लोन, वो इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स को एक्वायर करने के लिए ही एक बिजनेसमैन को प्रोवाइड कराती है। टर्म लोन के लिए क्या होता है? जनरली टर्म लोन कोई भी बैंक जितना हमारा प्रोजेक्ट की रिपोर्ट है उसके अनुसार जितनी उसकी कॉस्ट है उतनी कॉस्ट का टोटली आपको जो है लोन प्रोवाइड नहीं कराती। उसके लिए वो आपसे भी रिक्वायरमेंट मांगती है कि आप मार्जिन मनी के रूप में कितना दोगे। उसमें 25% है। सपोज दैट फॉर एग्जांपल हमारा एक इंस्टीट्यूट है और हम उस इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर्स खरीदना चाहते हैं और हमारे कंप्यूटर्स के जो प्रोजेक्ट है उसके कॉस्ट जो है 75 लाख रुपए है। अब बैंक हमें 75 लाख रुपए का पूरा तो फाइनेंस करेगी नहीं, तो पूरा फाइनेंस करेगी नहीं, पूरा टर्म लोन के रूप में देगी नहीं। वो हमसे भी पूछेगी कि आप अपने पास से कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। तो हमने कहा हम 25 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स मार्जिन मनी की जो रिक्वायरमेंट थी जो बैंक की या जहाँ से भी हम टर्म लोन ले रहे हैं उसकी, वो पूरी हो जाती है। तो बैंक 50 लाख रुपए का जनरली हमें पूरा टर्म लोन प्रोवाइड करा देगा। अब 50 लाख रुपए का जब वो लोन हमें प्रोवाइड करा देगा सपोज दैट, तो हमारी वो इंस्टॉलमेंट उसमें बांध देगा और उस इंस्टॉलमेंट के हिसाब से हमें सारा पेमेंट कराना पड़ेगा। तो अच्छा, ये नहीं है कि हम उस टर्म लोन का जो पेमेंट है वो एसेट्स को सेल करके कर दें, तो हम सेल करके उसकी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर सकते। जनरली जो एसेट्स हमने एक्वायर किए हैं बैंक से, तो जिसके लिए हमने टर्म लोन लिया है, हम उस एसेट्स को सोल्ड करके उस लोन का पेमेंट नहीं कर सकते। उससे जो इनकम होगी, उससे जो इनकम जनरेट होगी, हम उस इनकम से उसका पेमेंट करेंगे। टर्म लोन जनरली एक फिक्स्ड पीरियड के लिए मिलता है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, और कुछ कंडीशंस में ये लोन जो है 10 वर्ष के लिए भी मिल सकता है, 10 ईयर्स भी मिल सकता है। लेकिन जो है जनरली ये लोन जो है 5 ईयर्स के लिए ही प्रोवाइड होता है। तो टर्म लोन ये होता है बच्चों। टर्म लोन का मतलब मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा। टर्म लोन एक ऐसा लोन है जो किसी कंडीशंस पर आधारित होता है। कंडीशंस जस्ट लाइक दैट इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स एक्वायर करने के लिए ये लोन मिलता है और उस इनकम से हम इस टर्म लोन का पेमेंट करते हैं, जो इससे इनकम एक्वायर होती है बच्चों। तो टर्म लोन जो है एक फिक्स पीरियड के लिए मिलता है। फिक्स्ड पीरियड का मतलब जनरली 5 ईयर्स के लिए मिलता है, 4 ईयर, 3 ईयर्स और 1 ईयर्स। तो इस तरीके से एक फिक्स्ड पीरियड के लिए जो है ये लोन प्रोवाइड करती है बैंक, और इस पर इंटरेस्ट जो रेट होता है वो जनरली हाई होता है। 12% के आसपास तक इनका इंटरेस्ट रेट होता है और ये इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स के लिए ही जो है प्रोवाइड किया जाता है। और इस लोन का इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स मैंने आपको बताया था, मशीन है, ट्रक है, स्कूटर है,
हाउस है, लैंड है, बिल्डिंग है, कंप्यूटर है एंड एक्सेट्राज। तो जिससे हमें इन बिजनेस करना है, और बिजनेस करना है जिससे हमें इनकम एक्वायर करनी है, और हम इस टर्म लोन का पेमेंट, जो भी एसेट्स हमने एक्वायर की है, परचेज की है टर्म लोन के माध्यम से, हम उसे सेल करके उसका पेमेंट नहीं कर सकते। हम उसका पेमेंट कैसे करेंगे? उससे जो इनकम जनरेट होगी उससे हम इसका पेमेंट करेंगे। इंस्टॉलमेंट आपकी मंथली भी हो सकती है, ईयरली भी हो सकती है, हाफ ईयरली भी हो सकती है, आपकी जैसी जो है सुविधा हो, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट हो, उसके अकॉर्डिंग वो जो है आपकी ईएमआई या इंस्टॉलमेंट का निर्धारण कर देती है। तो मैंने आपको बताया दीज लोन आर प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू देयर कस्टमर फॉर अ फिक्स्ड पीरियड टू परचेज मशीनरी, ट्रक, स्कूटर, हाउस, लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर एंड etc. The borrowers repay these loan in monthly, quarterly, half yearly, annually installment. जनरली बैंक एक सिक्योरिटी भी जमा करा करके इस लोन को देता है। अगर आपने सिक्योरिटी जमा कराई है, उसके बाद में अगर लोन मिलता है तो जो है इसे भी जो है हम एक तरह से, जिससे कि लोन सिक्योर्ड हो जाए कुछ %, तो इसलिए भी ये लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो आई होप दैट क्लियर हो गया होगा बच्चों कि टर्म लोन क्या होता है। तो टर्म लोन आज आपकी समझ में आ चुका होगा। इसके बाद में आता है बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है बच्चों? बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, जैसे सपोज दैट द कस्टमर हु मेंटेन अ करंट अकाउंट with the bank takes permission from the bank to withdraw more money than deposited in his account. The extra amount withdrawn is called overdraft. This facility is available to trustworthy customers for a small period. This facility is usually given against the security of some assets or on the personal security of the customer. Interest is charged on the actual amount overdrawn by the customer. तो ये बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरह से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, एक तरह से इट इज एन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो एक स्थान से जो कस्टमर को बैंक के करंट अकाउंट पर या सेविंग अकाउंट पर, करंट अकाउंट पर जनरली ये बिजनेसमैनों को ये बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है। तो बिजनेसमैन जो अकाउंट ओपन करवाते हैं वो बच्चों कौन सा होता है? करंट अकाउंट होता है, जिस पर ब्याज नहीं मिलता, ठीक है ना। तो ब्याज नहीं मिलता तो उस अकाउंट पर ये ओवरड्राफ्ट की सुविधा बैंक अपने कस्टमर को प्रोवाइड कराता है, वो भी शॉर्ट पीरियड के लिए, और एक लिमिट फिक्स कर देता है बैंक कि आप इतने रुपए तक ओवरड्राफ्ट कर सकते हो। ओवरड्राफ्ट का मतलब जो आपका बैंक में पैसा डिपॉजिट है, सपोज दैट आपका पैसा बैंक में डिपॉजिट है 50,000, तो बैंक आपको 55,000 रुपये तक निकालने की जो है फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है। तो जो 5,000 रुपीज़ आप एक्स्ट्रा निकाल रहे हो वो ओवरड्राफ्ट कहलाएगा बच्चों। तो बैंक इसे जो है करंट अकाउंट पर अपने ग्राहक को, जो है अपने कस्टमर को अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट होता है इसके, उस एग्रीमेंट के थ्रू जो है वो जमा से जितनी डिपॉजिट अमाउंट है उससे अधिक मनी निकालने की जो है परमिशन दे देता है। और जो अधिक मनी निकाली जाती है वो क्या कहलाता है बच्चों? ड्राफ्ट कहलाता है, ओवरड्राफ्ट। उसी को हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं। जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया था बच्चों कि जैसे सपोज दैट आपके बैंक में 50,000 रुपये डिपॉजिट है और बैंक आपको 55,000 रुपये तक पैसा निकालने की, या जैसे सपोज दैट आपको किसी कस्टमर को पेमेंट करना है और 55,000 का पेमेंट करना है और आपके बैंक में डिपॉजिट है 50,000, तो आप अपने कस्टमर को 55,000 का चेक इशू कर सकते हो और बैंक उसका पेमेंट कर देगी।
हालांकि आपके बैंक के अकाउंट में कितने पैसे थे, 50,000, लेकिन बैंक ने कितना पेमेंट किया, 55,000। तो यहाँ पर जो 55,000 बैंक ने जो उसको पेमेंट किया है, तो 5,000 ओवर पेमेंट किया है। तो जो ओवर पेमेंट किया है वो आपके लिए ओवरड्राफ्ट होगा। और उस ओवरड्राफ्ट पर सपोज दैट आपको 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए मिला, तो 1 या 2 महीने के बाद आपको उसको डिपॉजिट कराना पड़ेगा। और जितने महीने के लिए आपने उस पैसे को यूज किया है उस पर बैंक एक निर्धारित रेट से जो है इंटरेस्ट लेगा। ठीक है, तो दिस फैसिलिटी इज नॉन एज द बैंक ओवरड्राफ्ट। इसी को कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब व्हेन वी हैव टू विड्रॉ द एक्सेस मनी ओवर डिपॉजिटेड ऑन योर अकाउंट। जो आपके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट है उससे जो एक्स्ट्रा पैसा आपने विड्रॉ किया है बैंक से, इट इज़ नॉन एज ड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट। इसे हम ओवरड्राफ्ट कहेंगे। अब कैश क्रेडिट, तीसरा आपका फंक्शंस आता है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या होती है? अंडर दिस अरेंजमेंट द बैंक एडवांस कैश लोन अप टू अ स्पेशलाइज्ड लिमिट अगेंस्ट करंट अकाउंट and other securities. The bank open an account in the name of the borrower and allow him to withdraw the borrowed money from time to time subject to the sanctioned limit. Interest is charged on the amount actually withdraw. तो कहने का मतलब ये है जो कैश क्रेडिट होती है आपकी बच्चों, ये आपका जो करंट अकाउंट है, जो आपका करंट अकाउंट खुला हुआ है, इसमें जो है एक निश्चित जो डिपॉजिट अमाउंट है आपकी, उसकी सिक्योरिटी के आधार पर आपको ये अधिकार दे देता है बैंक कि आप एक समय सीमा के अंतर्गत एक इतना आवश्यकता अनुसार जितना रुपया है आप उस बैंक से निकाल सकते हो तथा जमा भी कर सकते हो। तो इस जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, इस अवस्था में जो बैंक केवल वास्तव में निकलवाई गई राशि होगी, जो निकाली है उसने राशि, या जो एक्चुअल अमाउंट यूज किया है बैंक का उसने, उसी पर उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और जितने पीरियड के लिए उसने जो है कैश क्रेडिट की है उतने पीरियड के लिए उसे जो है इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है एक एग्रीमेंट होता है इसमें भी, जैसे ओवरड्राफ्ट में होता है वैसे ही इसमें भी एक एग्रीमेंट होता है कि बैंक जो बैंक के कस्टमर होते हैं, जैसे बिजनेसमैन वगैरह जो करंट अकाउंट ओपन कराते हैं, तो करंट अकाउंट पर ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है बैंक। तो अंडर दिस एग्रीमेंट द बैंक एडवांसेस कैश लोन अप टू द स्पेसिफाइड लिमिट। एक लिमिट फिक्स होती है इस पर, उस स्पेसिफाइड लिमिट के अंतर्गत जो है अगेंस्ट जो है करंट एसेट्स या अदर सिक्योरिटीज आपसे डिपॉजिट कराती है। और डिपॉजिट कराने के बाद में द बैंक ओपन अ अकाउंट इन द नेम ऑफ द बोरोअर, बोरोअर के नाम से एक अकाउंट जो है ओपन करती है, एंड अलाउ हिम टू विड्रॉ द बोरोड मनी, और उसे अलाउड कर देती है कि आप इतना पैसा विड्रॉ कर सकते हो बोरोड के रूप में फ्रॉम टाइम टू टाइम, एक निश्चित समय सीमा पर। जैसे बैंक को जैसे भी पेमेंट करना हो उसी के अकॉर्डिंग, या कोई माल परचेज करना हो, रॉ मटेरियल परचेज करना हो, या कोई फिक्स एसेट्स परचेज करनी हो, तो उसके लिए वो जो है विड्रॉ कर सकती है पैसा। और जो है जो भी सैंक्शन लिमिट है, जो उसकी अकाउंट की लिमिट है उतना पैसा, फिर उसको आप एक निश्चित पीरियड के अंतर्गत या जितने भी पीरियड आप उसको यूज करते हो उतने पीरियड का आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो बच्चों ये होती है आपकी कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या होती है? आपने जितना भी पैसा विड्रॉ किया है अगेंस्ट सिक्योरिटी देने के बाद, तो उस पर जो इंटरेस्ट है, उस पर जितना समय आपने यूज किया, तो यूज ऑफ द टाइम वी हैव टू चार्ज द इंटरेस्ट, उतनी ही समय का वो जो है
ब्याज चार्ज करेगी उस पर। तो बच्चों आई होप दैट क्लियर हो गया होगा आपको। तो मैंने आपको ये तीन बैंकिंग सर्विसों के बारे में जानकारी दी। कौन कौन सी? एक कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, और तीसरी आपको मैंने दी क्या? टर्म लोन के बारे में। तो टर्म लोन, कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये तीनों फैसिलिटीज आपको क्लियर हो गई होंगी बच्चों। आइए नेक्स्ट इसका नेक्स्ट सर्विस करते हैं, डिस्काउंट ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये क्या होता है बच्चों? देखो, डिस्काउंट ऑन बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक अपने कस्टमर को, और कस्टमर कौन से? जिनका करंट अकाउंट ओपन है। कौन? बिजनेसमैन। तो बैंक अपने कस्टमर को एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है अगेंस्ट बिल पर। और बिल भी कौन से होने चाहिए? ट्रेड बिल होने चाहिए, व्यापारिक बिल होने चाहिए। व्यापारिक बिल को बैंक क्या करता है? डिस्काउंट करता है, कुछ पैसा काट करके, और जो है बाकी का पैसा अपने जो बिल का ड्रॉअर है उसको दे देता है। इस पर जनरली जो मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होता है, करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द मार्केट, वी हैव टू चार्ज द बैंक विद इन द पीरियड ऑफ द मेंशन इन द बिल में जितना पीरियड मेंशन होता है उतने समय के लिए वो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो है चार्ज कर लेता है, और बाकी का पैसा उसको पेमेंट कर देता है। अब बिल होता क्या है? सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि व्हाट इज़ द बिल। ट्रेड बिल क्या होता है? जनरली एक इसमें दो व्यक्ति होते हैं, एक बायर होता है बच्चों, और एक वेंडर होता है। बायर माल परचेज करता है वेंडर से। तो बायर कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, तो वो उधार माल, क्रेडिट माल परचेज करता है। तब वो क्रेडिट माल परचेज करता है, तो जो ड्रॉयर होता है जिससे हम माल परचेज करते हैं, बेचने वाला जो वेंडर होता है, सेलर जो होता है, वो उससे एक बिल साइन करा लेता है। और बिल, क्योंकि बिल वो रिसीव करता है इसलिए उसे कहते हैं ड्रॉअर। ड्रॉ करता है उससे एक बिल, उससे साइन करा करके, तो उसी को हम बिल कहते हैं। अब वो 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, ये भी एक तरह से ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। ये बच्चों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, उसके तहत ये बिल लिखा जाता है बच्चों। तो वो उस बिल को ले लेता है 3 महीने के लिए। सपोज दैट उसने उधार माल बेचा उसको, तो कस्टमर तो आफ्टर 3 मंथ पे करेगा। डेट ऑफ द मैच्योरिटी जब आएगी तो उस मैच्योरिटी डेट को ही पेमेंट करेगा उसका, लेकिन उसको पैसे की आवश्यकता अभी है, करंट में है। तो अब वो क्या करे? तो वो क्या करेगा? अपने बैंक में जा कर के उस बिल को डिपॉजिट कराएगा, डिस्काउंट कराएगा, और जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट उस समय, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी होगी, उस मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो है जितने समय का बिल है उतने महीने का उस पर ब्याज काट करके वो बैंक डिस्काउंट के रूप में अपने पास रख लेगा, बाकी का पैसा उसके पेमेंट कर देगा। सपोज दैट 10 लाख रुपए का 3 महीने का बिल लिखा और 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 10 लाख रुपए पर बच्चों 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला तो वो आएगा आपका बच्चों 1.5 लाख रुपए। 3 महीने का बिल था तो इंटू 3/12 किया तो वो आया 37,500। तो 10 लाख रुपए का बिल था और 37,500 जो है बैंक काट लेगा, बाकी का जो पैसा बचेगा 9,62,500 रुपये बचेगा। 9,62,500 रुपये उस ड्रॉयर को दे देगा। इससे क्या होगा? देखो 9,62,500 उसको करंट में मिल गए इस समय, जो कि उसकी नीड थी। अब वो उससे और माल परचेज करके और माल सेल करेगा, तो उसके बिजनेस में रुकावट नहीं आएगी, उसके बिजनेस डंप ना हो जाए। इस वजह से वो जो है इस फैसिलिटीज़ को लेता है और बैंक इस फैसिलिटीज़ को उसको देता है। तो देखो 37,500 उसने काट लिया। अब बैंक को कितना पैसा मिलेगा आफ्टर मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल? 10 लाख रुपए। तो बैंक का बेनिफिट क्या हुआ? उसको 37,500 3 मंथ के लिए। अब ऐसा तो है ही नहीं है कि 3 मंथ का ही हुआ, मान लो 1 महीने बाद भी उसने
1 महीने के बाद उसे पैसे की नीड हुई हो, तो 1 महीने के बाद हुई हो तो वो 2 महीने का ब्याज लेगा, उस पर 2 महीने के पैसे काटेगा। इससे क्या है, बैंक को इतना बेनिफिट हो गया और उसको बिजनेस करने के लिए पैसा मिल गया। तो इसी को कहते हैं हम डिस्काउंट ऑफ द बिल। अंडर दिस अ बैंक गिव्स मनी टू इट्स कस्टमर ऑन द सिक्योरिटी ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, सिक्योर्ड बिल होता है, ये एक तरह से सिक्योर्ड हो गया ना। 37,500 तो पहले ही ले ली उसने, दूसरा बिल उसने सिक्योरिटी के रूप में रख लिया, सिक्योर्ड बिल हो गया ये। तो सिक्योरिटी के रूप में बिल को रख लेता है और उस पर जो भी इंटरेस्ट होता है वो ले करके बाकी का पैसा उसको पेमेंट कर देता है। तो ऑन सिक्योरिटी ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज बिफोर द एक्सपायरिटी ऑफ द डेट ऑफ द बिल इन केस ऑफ द कस्टमर नीड्स इट, जैसी कस्टमर को नीड्स होती है। फॉर दिस सर्विस बैंक चार्ज डिस्काउंट फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द बिल। बिल का जो रिमेनिंग पीरियड होगा उसको जो है बैंक जो है लेता है, जिससे अपने कस्टमर से, तो कस्टमर से ये बिल ले लेता है। तो आइए एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं ये चारों फैसिलिटी जो हमने अभी पढ़ी हैं। सबसे पहले टर्म लोन। टर्म लोन जो बैंक प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को, एक्वायर द इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स। इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स को परचेज करने के लिए बैंक अपने कस्टमर को ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है। सपोज दैट इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स कौन कौन सी होती हैं? इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स मीन्स होता है जैसे मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है, ट्रक है, कार है, स्कूटर है, हाउस है, मशीन है, या कंस्ट्रक्शन के लिए आपको लोन लेना है, दिस बैंक उसको प्रोवाइड कराता है। और इस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है, और ये जनरली फिक्स्ड पीरियड के लिए होता है बच्चों। फिक्स्ड पीरियड 5 ईयर, 10 ईयर, ज़्यादा से ज़्यादा 10 ईयर, किसी विशेष कंडीशन में। मोस्टली ये 5 ईयर्स के लिए दिए जाते हैं ये लोन। तो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर, मोस्टली 5 ईयर तक के लिए जाते हैं। कुछ विशेष कंडीशनों में ये लोन जो है 10 ईयर्स के लिए भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं। और जितने समय, और इस पर क्या होता है, शुरुआत में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होती है और जो है प्रिंसिपल अमाउंट कम होता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी इंस्टॉलमेंट पेड होती जाती हैं वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट कम होता जाता है और प्रिंसिपल अमाउंट इसका बढ़ता जाता है। जनरली ज़मानत के रूप में बैंक आपके प्रोजेक्ट, ये बैंक ऐसे ही तो आपको लोन दे नहीं देगा टर्म लोन, तो टर्म लोन की पूरी कैलकुलेशन करेगा। यानी वो पूछेगा आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसकी आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी होगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फिर आपको कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है उस पैसे के बारे में पूछेगी। फिर आपको, आप कितना पैसा लगा रहे हो उसमें, आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, ये पूछेगी। उसके बाद में जब जा कर के कहीं आपको टर्म लोन बैंक देगी। तो आई होप दैट क्लियर। टर्म लोन। बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? बैंक अपने कस्टमर्स को, कौन से कस्टमर्स को? जो बिजनेसमैन हैं, जिनका करंट अकाउंट ओपन है, उस करंट अकाउंट पर जितना जमा धन है उससे कुछ अधिक पैसा निकालने की अनुमति प्रदान कर देती है किसी एग्रीमेंट के थ्रू, जो कि उनके मध्य एग्रीमेंट होता है। तो वो एक कस्टमर अपने जमा धन से अधिक धन जब बैंक से निकाल लेता है तो उसे हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। और बैंक उस पर क्या करता है, जितना ओवरड्राफ्ट किया है और जितने समय के लिए किया है उतने समय का उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है। ठीक है, वही कह रहा था, कस्टमर हु मेंटेन अ करंट अकाउंट विद द बैंक टेक्स परमिशन फ्रॉम द बैंक withdraw more money than deposited in his account. The extra amount withdrawn is called overdraft. This facility is available to trustworthy customers for a small period. This facility is usually given against the security of the some assets or on the personal securities of a customer. Interest is charged on the actual amount overdraft by the
कस्टमर। तो ये बच्चों आपके बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ। नेक्स्ट है कैश क्रेडिट। अंडर दिस अरेंजमेंट द बैंक एडवांस कैश लोन अप टू द स्पेसिफाइड लिमिट अगेंस्ट करेंट एसेट्स एंड अदर सिक्योरिटीज, यानी करंट एसेट्स या अदर सिक्योरिटीज लेकर के बैंक जो है कैश क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। द बैंक ओपन एन अकाउंट इन द नेम ऑफ द बोरोअर्स एंड अलाउ हिम टू विड्रॉ द बोरोड मनी फ्रॉम टाइम टू टाइम सब्जेक्ट टू द सैंक्शन लिमिट। इंटरेस्ट चार्ज द अमाउंट एक्चुअली विड्रॉन, जितना विड्रॉ पैसा किया है उतना जो है बैंक उस पर जो है ब्याज चार्ज करती है। डिस्काउंट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंट ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब ये हुआ कि जब भी बैंक अपने कस्टमर्स को क्या करती है, बैंक डिस्काउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। और डिस्काउंट किस चीज़ पर? बिल पर। जो उसने उधार माल बेचा है उसके अगेंस्ट जो बिल उसने बायर पर लिखा है, बायर ने जो एक्सेप्ट करके दिया है, तो बायर तो पेमेंट करेगा डेट ऑफ द मैच्योरिटी, लेकिन उसे डेट ऑफ मैच्योरिटी से पहले ही पैसा चाहिए तो वो बैंक से उसको डिस्काउंट करा सकता है और बैंक उस पर निर्धारित दर से इंटरेस्ट लेता है जो भी उस समय करंट रेट मार्केट में चल रही होती है। तो करंट रेट के हिसाब से ही इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है बच्चों इस पर। तो ये डिस्काउंट ऑफ द बिल होता है। अंडर दिस अ बैंक गिव्स मनी टू इट्स कस्टमर ऑन द सिक्योरिटी ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज बिफोर द एक्सपायरिटी ऑफ द बिल इन इज इट अ कस्टमर्स नीड्स, जैसे कस्टमर्स को नीड्स होती है। इट फॉर दिस सर्विस बैंक चार्ज डिस्काउंट फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द बिल। जितना भी पीरियड उसका रिमेन रह जाता है उतने पीरियड के लिए जो है वो उस पर बिल लिखती है। तो आई होप दैट दीज पॉइंट्स आर क्लियर, या दीज बैंकिंग सर्विस जो है आपकी क्लियर हो चुकी होंगी, समझ में आ चुकी होंगी। फिर भी अगर समझ में नहीं आ सकती हैं तो बच्चों आप मुझसे फ़ोन करके भी पूछ सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच।